फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी विद बिंदु। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर लाइफ प्रोसेस। अब लाइफ प्रोसेस क्या है बेटा? लाइफ प्रोसेस बहुत इट्स अ नेसेसरी प्रोसेस है हमारी लाइफ के। हम सर्वाइव जो कर पा रहे हैं वो किसकी वजह से कर पा रहे हैं? बिकॉज ऑफ दिस लाइफ प्रोसेस। ठीक है बेटा। अब चाहे ये प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो या ह्यूमन बींग्स हो, इन सब में जो है लाइफ प्रोसेस क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, लिविंग एंड नॉन लिविंग में डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से पता है। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको सर्वाइव करने के लिए जो लाइफ प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लाइफ प्रोसेस अब आपको पता है कौन कौन से होते हैं, जैसे न्यूट्रिशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सक्रीशन है एंड रेस्पिरेशन है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस हमारे हैं। तो इन्हीं को हम, आपके ये चैप्टर जो है लाइफ प्रोसेस, इसके अंदर हमें इन्हीं प्रोसेस को बहुत ही डिटेल से प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों में स्टडी करना है। ठीक है, लाइफ प्रोसेस क्या है? लाइफ प्रोसेस विच मेंटेन द बॉडी फंक्शन नेसेसरी फॉर सर्वाइवल आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। ऑब्वियस है कि जो लाइफ प्रोसेस है वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी जो है उसके जो फंक्शंस हैं उनको बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं, ताकि हमारी जो लाइफ है जो हम हैं उसमें हम अच्छे से सर्वाइव कर सके। लाइफ प्रोसेस बेटा, जो नेसेसरी लाइफ प्रोसेस है वो कौन कौन से हैं? एक तो हो गया हमारा न्यूट्रिशन, सेकेंड इज रेस्पिरेशन, थर्ड इज ट्रांसपोर्टेशन एंड फोर्थ वन इज एक्सक्रीशन। तो ये चार प्रोसेस जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ह्यूमंस, हम सब में जो है ये चारों प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से अगर एक भी प्रोसेस हमारा जो है ढंग से फंक्शन नहीं करेगा तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम हमारे जो लाइफ प्रोसेस है उसमें रिप्रोडक्शन, बट रिप्रोडक्शन जो है नॉट अ इसेंशियल लाइफ प्रोसेस। ठीक है, अगर उस इसलिए हम जो है रिप्रोडक्शन को इस चैप्टर में हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि जो इसेंशियल लाइफ प्रोसेस हैं जिनके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर ये प्रोसेस हमारे ठीक से वर्क नहीं करेंगे तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अब हम करते हैं आगे, इसमें जो है वन बाय वन जो है सारे प्रोसेस जो है इनको एक एक करके देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रिशन। अब व्हाट इज न्यूट्रिशन बेटा? तो न्यूट्रिशन को है कि जो फूड हम खा रहे हैं, जो हम इनटेक कर रहे हैं, उससे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी को कैसे मिल रहे हैं। ठीक है, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स कैसे हो गए? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, वाटर, मिनरल्स, विटामिन्स। ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो फूड हमने इनटेक किया है उस फूड से जो है वो कैसे हमारी बॉडी को जो है वो पूरे न्यूट्रिएंट्स जो है बॉडी तक पहुंच रहे हैं और उनका कैसे डाइजेशन हो रहा है। तो ये हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन में। न्यूट्रिशन जो है बेटा टू टाइप्स का होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है बेटा ये होता है प्लांट्स में, जो वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना जो फूड है वो खुद प्रिपेयर करते हैं। तो ऑर्गेनिजम्स विच प्रिपेयर देयर ओन फूड। ठीक है, वो अपना ऑर्गेनिज्म, वो जो फूड है वो क्या करेंगे, वो खुद से बनाएंगे। और वो कौन से होते हैं? वो होते हैं प्लांट्स। और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किस में होता है? वो होता है कि वो ऑर्गेनिज्म जो डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए दूसरों पर। तो यहाँ पर जो है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, वाटर एंड CO2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं? सनलाइट के प्रेजेंस में विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड CO2। तो जो प्लांट्स हैं वो कैसे हो गए? वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स जो है न्यूट्रिशन जो है वो शो करते हैं। और जो हम हैं ह्यूमन बींग्स जो है वो क्या शो करेंगे? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। द ऑर्गेनिजम्स डिपेंड्स ऑन द अदर ऑर्गेनिजम्स आर हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है उसको शो करते हैं। तो इसमें हम एग्जांपल हमारा ले सकते हैं ह्यूमंस का, और जो अदर एनिमल्स हैं वो सारे क्या होते हैं? वो दूसरे पे डिपेंडेंट हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए या अपने फूड के लिए। तो ये तो हो गए मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब हमें पढ़ना है पहले ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ये किस में शो होगा? प्लांट में। तो पहले हम जो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स जो है पहले इसको कवर करेंगे। प्लांट्स में बेटा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैसे होता है? देखो, ये प्रोसेस है कि जिसमें जो प्लांट क्या करेगा, जो सिंपल और इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसको एक कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल में कन्वर्ट कर देता है। वो कैसे कर सकता है? कि हमने फोटोसिंथेसिस जो हमने पढ़ी है छोटी क्लासेस में, वहाँ पे क्या होता है कि जो CO2 और जो H2 है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या करता है? ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये क्या किया इसने कि जो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल थे इसके पास, वाटर एंड CO2, उसको उसने सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या किया? एक कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल में उसने इसको चेंज कर लिया। ठीक है, तो ये प्रोसेस है यहाँ पर न्यूट्रिशन इन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो प्लांट्स में जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है इसमें जो है वो होता है फोटोसिंथेसिस की वजह से। और जब फोटोसिंथेसिस होता है तब कुछ जो इवेंट्स अकर होते हैं उसके बारे में आपकी टेक्स्ट बुक में जो है एज इट इज़ दिया हुआ है।
उसमें दिया है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल। ये हम सबको पता है कि जो लीव्स हैं उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और क्लोरोफिल ही क्या करती है, जो ये सनलाइट है इसका एब्जॉर्प्शन कौन करता है, क्लोरोफिल करता है। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ऑब्वियस है कि जो लाइट एनर्जी थी, सनलाइट की जो एनर्जी थी, उसको जो है बाद में क्या किया, केमिकल एनर्जी में चेंज करके हमें क्या मिला, ग्लूकोज मिला यहाँ पर। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और जो वाटर मॉलिक्यूल है ये क्या हो गया, स्प्लिट हो गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। थर्ड पॉइंट इज रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट। CO2 ने क्या किया, रिडक्ट होके उसने क्या किया, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन किया। तो ये 3 पॉइंट्स एज इट इज आपकी बुक में दिए हुए हैं। तो ये प्रोसेस था न्यूट्रिशन इन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट। अब यहाँ देखो आपकी ये जो क्लोरोफिल, मैंने बोला कि क्लोरोफिल क्या होता है, तो क्लोरोफिल जो है बेटा एक ग्रीन पिगमेंट होता है, जिसका क्या काम है कि वो जो सनलाइट है उस सनलाइट को वो जो है कैप्चर करता है। ठीक है, अब क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, ये हमारी लीफ है, ये लीफ है, इसका अगर हमने एक सेक्शन काटते हैं लीफ का यहाँ से, तो अंदर से जो लीफ है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये तो जो है उसकी अपर लेयर है लीफ की, कौन सी लेयर है, अपर लेयर है, और ये है लोअर लेयर। जो अपर लेयर है उसको हम बोलते हैं अपर एपिडर्मिस। ठीक है, और जो लोअर लेयर है इसको बोला जाता है लोअर एपिडर्मिस। और जो आप देखते हो वैक्सी जो है अपनी जो लीव्स होती है उसके ऊपर से वैक्सी से जो है ऊपर लेयर सी होती है, उस लेयर को बोला जाता है क्यूटिकल। वो क्या होती है, क्यूटिकल। ये जो ऊपर जो लेयर हम देख रहे हैं ये क्या है, हमारी क्यूटिकल है। ठीक है, अब अंदर जो है लीफ के अंदर क्या है, इस तरह से ये जो आपको दिख रहे हैं ग्रीन मैंने जो बनाए हैं, ये प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट क्या है, इन्हीं जो क्लोरोप्लास्ट हैं इन्हीं के अंदर जो है क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और जो क्लोरोफिल है वो क्या करेगा, एक तो जो है ग्रीन कलर जो हमारा है लीफ का वो क्लोरोफिल की वजह से है, और दूसरा जो है क्लोरोफिल का फंक्शन है कि वो सनलाइट को कैप्चर करता है। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये जो खाली जगह बची हुई है इन्हें हम बोलते हैं, यहाँ पर ये है एयर स्पेस होते हैं इसके अंदर लीफ में, और ये है गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स का होता है स्टोमेटा में होते हैं, जो वाटर जो है उसके जो गैसेस और जो वाटर है उसके एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। तो ये तो स्ट्रक्चर था लीफ का। तो इस तरह से जो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब न्यूट्रिशन इन एनिमल, मतलब कि जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है उसमें भी बेटा 3 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, उसको भी हम 1 बाय 1 देखते हैं। पहले हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है बेटा वो भी जो होता है अब होता है 3 टाइप से होता है। 3 टाइप्स कौन से हो गए इसमें, फर्स्ट एक तो हो गया इसके अंदर सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक का मतलब है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो डिपेंड होता है अपने फूड के लिए जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स जो होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म डेड हो चुके हैं, जो सड़ चुके हैं, ठीक है, कई दिनों से, उनके ऊपर जो है वो ऑर्गेनिज्म डिपेंड, तो जैसे हो गया हमारे बैक्टीरिया हो गई, फंजाई हो गया, और जो यीस्ट हो गया, ये हो गए एग्जाम्पल सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के। सेकेंड वन इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है ये डिपेंड होते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, ये उनसे फूड इनटेक करते हैं अपना, लेकिन ये उनको बिना मारे, मतलब विदाउट किलिंग देम, उन्हें मारे बिना जो है अपना फूड जो है वो लेते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से। ऑब्टेन फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिजम्स विदाउट किलिंग देम, मतलब कि उन ऑर्गेनिजम्स को मारे बिना उनसे फूड लेते हैं। इनके एग्जाम्पल क्या हो गए, मॉस्किटो, टेप वॉर्म, टिक, लाइस, लीचेस। ठीक है, जैसे मॉस्किटो हो गए, लाइस है, जू जो होती है हमारे जो सर में रहती है और वहाँ से वो अपना जो है फूड लेती है। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गए पैरासिटिक न्यूट्रिशन के। थर्ड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन हो गया दैट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है इसमें जो है इन्वॉल्व होगा इंजेशन, एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन एंड एसिमिलेशन का जो पूरा प्रोसेस है हमारा डाइजेशन का वो इसमें इन्वॉल्व होता है। ये मोड जो होता है ये कहलाता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ये न्यूट्रिशन कौन से ऑर्गेनिजम्स में शो होता है, ये होता है हमारे एनिमल्स और जो ह्यूमंस हैं उनके अंदर जो है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो शो होता है। अब हम आगे इसमें पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। अब ह्यूमन में न्यूट्रिशन जो है बेटा ये होगा हमारे थ्रू एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल जो है ये हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये इसी एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू जो है ये प्रोसेस होता है। ठीक है, ये एक कंटिन्यूस एक बहुत लंबी सी कैनाल होती है जो डिफरेंट पार्ट्स में जो है डिवाइडेड। जैसे कि फर्स्ट जो हमारा स्टार्टिंग है यहाँ पर वो है माउथ से। अब माउथ में क्या होगा, माउथ में यहाँ पर हमारे टीथ प्रेजेंट होते हैं, तो टीथ जो है वो हेल्प करेंगे फूड के ब्रेक डाउन में। ठीक है, और जो टंग है वो क्या हेल्प करेगी, वो हेल्प करेगी फूड के रोलिंग के अंदर। माउथ में ही जो है सलाइवा प्रेजेंट होता है जो फूड को क्या करता है, मॉइस्चन कर देता है। मॉइस्चन होने की वजह से जो फूड है वो इजीली पास हो पाता है। यहाँ पर जो है सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है जो क्या करेगा, फूड को चेंज करता है शुगर में, ब्रेक डाउन करता है शुगर में।
अब यहाँ से क्या होगा, फूड जो है वो ट्रांसफ़र होगा ईसोफेगस से आगे की तरफ मूव होगा। ईसोफेगस जो है ये पेरिस्टालिक मूवमेंट करेगा, उसकी वजह से जो फूड है वो फॉरवर्ड पुश होता जाएगा और वो फूड फॉरवर्ड पुश होके आ जाएगा स्टमक में, ठीक है। तो पेरिस्टालिक मूवमेंट का मतलब यही होता है कि जो ये ईसोफेगस है वो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होगी, तो जो फूड है वो इस तरह से जो है यहाँ से होता हुआ फिर ऐसे पास होता हुआ आगे मूव करता जाएगा, आगे मूव करके स्टमक में आएगा। स्टमक जो है, स्टमक में देखो बेटा, स्टमक का फंक्शन होता है कि ये क्या करेगा, गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रेट करता है, क्योंकि इसके पास गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। गैस्ट्रिक जूस में यहाँ पर इस जो है HCl का सिक्रेशन करेगा, पेप्सिन का सिक्रेशन करेगा, ठीक है, और जो म्यूकस है वो म्यूकस का सिक्रेशन करेगा। इनके क्या फंक्शंस होते हैं, HCl जो है इसको एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। एसिडिक मीडियम होने की वजह से हम जो फूड इनटेक करते हैं तो उसके साथ अगर कोई जर्म्स वगैरह हमारे फूड के साथ चले गए हैं अंदर, तो उन सबको ये क्या करेगा, HCl किल कर देगा। और जो म्यूकस है वो क्या करेगा कि HCl जो है ये एक एसिड है, तो इस स्टमक की जो ये लाइनिंग है, इस लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है म्यूकस जो है इस लाइनिंग को प्रोटेक्ट करेगा। पेप्सिन जो है वो प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन करेगा स्टमक में। इसके बाद जो है फूड हमारा आगे की तरफ मूव करता है, यहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद में। फिर यहाँ पर देखो, अब जो लीवर है, लीवर का फंक्शन ये है कि लीवर क्या करेगा, बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट जो है उनका सिक्रेशन करेगा। ये जो बाइल सॉल्ट और बाइल जूस जो लीवर सिक्रेट करता है वो स्टोर कहाँ होते हैं, वो स्टोर होते हैं बेटा गॉल ब्लैडर में, ठीक है। बाइल जूस और इनका जो स्टोर करेगा वो स्टोर करेगा गॉल ब्लैडर में। इसके बाद अब जब फूड आगे की तरफ जब मूव करता है तो जो फूड का जो है प्रोटीन्स का और जो कार्बोहाइड्रेट्स है उनका ब्रेक डाउन वहाँ हो चुका है। पर अब जब आगे जब मूव करेगा तो यहाँ आप देखोगे ये एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये है पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज क्या करता है कि पैनक्रियाज अब क्या, जो भी न्यूट्रिएंट्स बचे हुए हैं फूड के अंदर, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, जो भी है, इन सब का ब्रेक डाउन जो है वो पैनक्रियाज जो है ये एंजाइम सिक्रेट करेगा, उनकी हेल्प से होगा। यहाँ से जो है फूड मूव होता है हमारा फिर बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, अंदर आप देख रहे हैं लूप लाइक स्ट्रक्चर, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। लेंथ वाइज जो है स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत लंबी होती है एज़ कम्पेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो ब्रॉड होती है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन लेंथ वाइज जो है वो छोटी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होगा बेटा कि जो भी अब जो एब्जॉर्प्शन होना है न्यूट्रिएंट्स का वो सारा एब्जॉर्प्शन वहाँ पर होगा, और क्या होगा वहाँ पे एसिमिलेशन होगा। एसिमिलेशन मीन्स क्या होता है कि जो फूड का एब्जॉर्प्शन हुआ है उनका जो है ब्लड के थ्रू सारे बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफ़र होना। एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है इसमें बेटा इस तरह से विलाई प्रेजेंट होते हैं। विलाई क्या होते हैं, विलाई ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है। अगर हम ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसका हम ये हिस्सा देखें तो इस तरह से जो है ये विलाइज अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये विलाइज क्या करती है, ये एक ज़्यादा जो है सरफेस प्रोवाइड करती है फूड न्यूट्रिशन की एब्जॉर्प्शन के लिए, कि इस तरह से अगर स्ट्रक्चर होगा, एक तो सीधा स्ट्रक्चर होगा तो ये इतने ही एरिया में एब्जॉर्प्शन हो पाएगा, और इस तरह से अगर स्ट्रक्चर उसको मिल रहा है ऊपर, यू विलाई लाइक स्ट्रक्चर उसको मिल रहे हैं, तो क्या होगा, जो सरफेस एरिया है वो सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन के लिए बढ़ जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का यही फंक्शन है, यहाँ एब्जॉर्प्शन होगा एंड देन वो करेगी एसिमिलेशन की, जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको जो है ब्लड में ट्रांसफ़र कर देगी। देन जो फूड अब बचा हुआ है, जो वेस्ट फूड है, वो आ गया है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगी कि अब जो भी उस बचे हुए फूड के अंदर कुछ वाटर या कुछ फैट्स या कुछ बचे हुए न्यूट्रिएंट्स उनका एब्जॉर्प्शन करेगी एंड देन उसको स्टोर कर देगी रेक्टम में। उस वेस्ट फूड को जो है स्टोर करेगी रेक्टम में, और जब प्रेशर जब क्रिएट होगा तब वो जो है वेस्ट फूड जो है वो एनस के थ्रू बाहर इजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस है हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, और यही से मैंने यहाँ लिखा है, देखो माउथ जो है वो इनटेक करेगा फूड, टीथ से क्या होगा, ब्रेक डाउन ऑफ फूड हम टीथ की हेल्प से करेंगे, टंग टेस्टिंग और रोलिंग के लिए फूड को रोल करने में हेल्प करेगी, सलाइवरी ग्लैंड जो है, सलाइवरी अमाइलेज जो है वो एंजाइम रिलीज़ करेगा, जो क्या करेगा, स्टार्च को जो है वो शुगर में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, ब्रेक डाउन करेगा। उसके बाद फूड आएगा ईसोफेगस में, जो कि पेरिस्टालिक मूवमेंट के थ्रू जो है फूड को जो है स्टमक में भेज दिया जाएगा। स्टमक जो है सबसे लार्ज ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम का। इसके फंक्शन के ये क्या होता है कि एक्सपेंड होता है, कि जैसे इसमें फूड अंदर जाएगा तो ये एक्सपेंड होगा, ठीक है, अपनी साइज़ को ये बढ़ा लेगा। और गैस्ट्रिक जूस जो है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, जो गैस्ट्रिक जूस जो है उनको सिक्रीट करता है, जैसे कि HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस, ठीक है। और इनके फंक्शंस मैंने आपको बता दिए हैं कि HCl जो है एक एसिडिक मीडियम है जो क्या करेगा, जर्म्स को किल करता है, फूड में जो जर्म्स आ गए हैं उन्हें। पेप्सिन जो है प्रोटीन का ब्रेक डाउन करेगा।
एंड देन म्यूकस क्या करेगा कि जो लाइनिंग है स्टमक की उनको जो है HCl से प्रोटेक्ट करेगा। फिर है यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन है, क्योंकि यहाँ पर जो है कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स का। ओके, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें विलाई प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती है जो उसको ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है डाइजेशन के लिए। देन लीवर और पेनक्रियाज के रोल मैंने आपको बता दिए कि लीवर क्या करेगा, बाइल जूस जो है और बाइल सॉल्ट जो है उनका सिक्रेशन करता है, जिसको वो स्टोर करता है गॉल ब्लैडर में। और जो पेनक्रियाज है वो क्या करेगी, पेनक्रियाज है ट्रिप्सिन, ये देखो ट्रिप्सिन एमिनो एसिड जो है, जो ट्रिप्सिन है सिक्रीट करेगी, जो क्या करेगी उसको एमिनो एसिड में चेंज करेगी। और जो लाइपेज है वो क्या करेगा, फैट का ब्रेक डाउन करेगा या एब्जॉर्प्शन करेगा। और जो फिर लार्ज इंटेस्टाइन में फूड जो है वेस्ट फूड आएगा, और वो वेस्ट फूड जो है बाद में जो है रेक्टम में स्टोर होगा, और जब प्रेशर फील होगा तब वो जो है एनस के थ्रू इजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है बेटा, ये पूरा प्रोसेस था हमारा ह्यूमन बॉडी में न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है इस तरह से कंप्लीट होता है। अब हमें आगे इसमें देखना है कि जो अमीबा है, अमीबा में जो है वो कैसे न्यूट्रिशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। न्यूट्रिशन इन अमीबा, अब अमीबा जो आपको पता है यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है, और उसके अंदर तो अब ऐसा कोई जो है ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट नहीं है जैसे ह्यूमंस में होता है डाइजेशन के लिए। तो अमीबा जो है वो कैसे करेगा डाइजेशन, या जो न्यूट्रिशन है उसको कैसे मिलेगा। तो देखो बेटा, ये है अमीबा का स्ट्रक्चर, ठीक है, और यहाँ पर ये है फूड पार्टिकल। तो अमीबा क्या करेगा, अपने आप को जो है उस फूड पार्टिकल की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा, और मूव करते करते क्या करेगा, इस तरह से आप देख रहे हो ये एक फिंगर लाइक जो है स्ट्रक्चर जो है ऐसे फॉर्म कर लेगा उस फूड पार्टिकल के अराउंड, जो है ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगा। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं सूडोपोडिया, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, सूडोपोडिया। आगे क्या होगा, ये जो सूडोपोडिया है ये धीरे धीरे जो है इस तरह से बंद होने लग जाएंगे, और आगे जो है यहाँ पर जाकर ये सूडोपोडिया एक दूसरे को इस तरह से जो है क्लोज हो जाएंगे और अटैच हो जाएंगे, और जो फूड पार्टिकल है ये यहाँ पर अंदर आ जाएगा और एक वैक्यूल क्रिएट करेगा जिसको हम फूड वैक्यूल बोलते हैं। अब ये जो वैक्यूल क्रिएट हुआ है यहाँ पर, आगे जब क्या होगा कि जो सूडोपोडिया ये कम्प्लीटली जो है ये बंद हो जाएंगे, और जो फूड है वो अंदर चला जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है इस तरह से जो है अमीबा जो है वो जो है न्यूट्रिशन जो है अमीबा में इस तरह से इस प्रोसेस की हेल्प से कंप्लीट होता है। सेम जो है पैरामीशियम जो है वो भी एक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, लेकिन पैरामीशियम जो है वो इस अमीबा की तरह ऐसा नहीं है कि वो कहीं से जो है सूडोपोडिया कुछ क्रिएट कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो पैरामीशियम है उसमें एक स्पेशल साइट प्रेजेंट होती है, वहीं से वो जो है फूड को इनटेक करता है। तो यहाँ पे जो है न्यूट्रिशन वाला जो हमारा जो लाइफ प्रोसेस का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट जो हमारा लाइफ प्रोसेस का पार्ट है उसको देखेंगे। नाउ नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होगा बेटा, रेस्पिरेशन की हेल्प से, ये प्रोसेस है जिसके हेल्प से क्या होगा कि जो हमने फूड इनटेक किया था और जो न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्लड में ट्रांसपोर्ट हुए थे, वो जो फूड है जो उसको क्या करेंगे, अब उससे जो है एनर्जी हमें कैसे मिलेगी, विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के अंदर जो है बेटा इस प्रोसेस में जो है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व होता है पूरा, और यहाँ पर जो है हम ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हैं, तो हम एयर जो है वो इनहेल करते हैं और एक्सेल करते हैं, ये आप सबको पता है। रेस्पिरेशन जो होता है ये भी इसके टू मोड्स होते हैं, टू मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन, मतलब कि टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन होता है। एक तो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होगा कि हम जब ऑक्सीजन जो है एयर इनहेल करेंगे, और वो जो एयर है उसके साथ जो ऑक्सीजन जो अंदर जाएगा, वो ऑक्सीजन जो है बाद में जो ग्लूकोज जो प्रेजेंट होता है ब्लड वेसल्स में उसके साथ में मिलेगा, और मिलने के बाद में क्या करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, और इस तरह से हमें क्या होता है, एनर्जी मिलती है हमारी पूरी बॉडी को। तो यहाँ हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। देखो, रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस by which cells of an organism obtain energy by combining oxygen and glucose। मैंने अभी बताया कि क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वो ग्लूकोज के साथ जाके कंबाइन होगा और वहाँ पे क्या करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन जो है टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन होता है बेटा, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है कि जो O2 की प्रेजेंस में, मीन्स कि जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होगा उसे हम बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, और एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है जो कि O2 की एब्सेंस में, ठीक है, जहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं है। और अब ये जो पाथवे होता है कि किस तरह से जो है ये जो ग्लूकोज जो है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज जो है, इनके जो पाथवेज हैं, इनके हम वेरियस टाइप्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन दोनों को हम देखते हैं।
जो ग्लूकोज है बेटा उसका जो ब्रेक डाउन है वो वेरियस पाथवे के थ्रू होगा इन द प्रेजेंस और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, अगर जब ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होगा, किस किस में ब्रेक डाउन होगा, इथेनॉल, CO2 एंड देन एनर्जी के अंदर। मतलब कि इथेनॉल में, CO2 में, और फिर क्या होगा, एनर्जी रिलीज करेगा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और ये प्रोसेस किस में होता है, ये प्रोसेस होता है यीस्ट के अंदर। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, यीस्ट, जहाँ पर क्या है कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है। फिर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हम देखेंगे एक और जो पाथवे है वो है कि वहाँ पर क्या होगा, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा प्लस जो है एनर्जी रिलीज होगी। ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस होता है बेटा हमारे मसल्स के अंदर। तो मसल्स में जो है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा तब जब रेस्पिरेशन जो होगा तब लैक्टिक एसिड जो है वो रिलीज होगा और एनर्जी जो है वो रिलीज होगी इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है ये हमारी बॉडी में होता है इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, ये प्रोसेस जो होगा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, जहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा और वो क्या देगा हमें, वाटर, CO2 एंड एनर्जी। और ये कहाँ पे फंक्शन परफॉर्म होगा, ये परफॉर्म होगा इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो एनर्जी रिलीज होती है बेटा, ये एनर्जी जो है ये रिलीज सिंथेसाइज होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। अब ATP क्या है, ATP जो है इसका फुल फॉर्म है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इसके फॉर्म में जो है हमारी जो है ये एनर्जी रिलीज होती है और पूरी बॉडी के हर सेल में, टिश्यू में जो है इस एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया जाता है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बेटा, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है इसमें क्या क्या पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, देखो कि सबसे पहले जो है हमारी जो नेसल कैविटी है, ठीक है, नेसल कैविटी, नेसल पैसेज जो है वो इन्वॉल्व होंगे इसमें। उसके बाद में है ट्रैकिया, जो इसको हम विंड पाइप भी बोलते हैं। विंड पाइप जो ट्रैकिया है वो फर्दर जाके डिवाइड हो जाती है ब्रोंकाई में, और ब्रोंकाई जो है आगे और जो है ब्रांचेस में डिवाइड होती है जिसे हम बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। ठीक है, अभी जो ब्रोंकियोल्स है इनके एंड पे प्रेजेंट होते हैं एलोवेलाई। जो एलोवेलाई क्या होते हैं, एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनके फंक्शन में हम देखेंगे। देखो अब जो प्रोसेस है पूरा रेस्पिरेशन का वो कैसे कंप्लीट होता है कि जब हम ब्रीथ इन करते हैं, हम जब एयर जो है उसको हम इनहेल करते हैं, तो इनहेल करते हैं तो यहाँ पे क्या है, नेसल जो पैसेज है हमारे, नेसल पैसेज के थ्रू जो है एयर अंदर जाती है। नेसल पैसेज में क्या होता है, बहुत टाइनी जो है फाइन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। वो हेयर्स क्या करेंगे, उस एयर को फिल्टर करेंगे और फिल्टर होने के बाद में जो एयर है वो थ्रू ट्रैकिया जो है हमारे जो ब्रोंकाइज है यहाँ तक आएगी। ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया जो है यहाँ पे देखो आप रिंग लाइक, मतलब कि एक कार्टिलेज की जो है रिंग्स प्रेजेंट होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उस पाइप को। अब आगे जाके जो है एयर पास होकर आई हमारे यहाँ, कहाँ पर आई, ब्रोंकियल्स में जो है एयर ट्रांसफर हो गई है यहाँ पर। अब ब्रोंकियल से होते हुए जो फर्दर ब्रांचेस है यहाँ पर ब्रोंकाइज जो है, इन ब्रोंकियल्स के अंदर जो है एयर ट्रांसफर हुई और ये कहाँ पे रीच हुई, ये रीच हुई एलोवेलाई के पास में। एलोवेलाई का क्या फंक्शन है बेटा, एलोवेलाई जो है ये एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर है। इसका स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरह से ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। और एलोवेलाई के पास क्या होता है, यहाँ पर जो है जो ब्लड वेसल्स जो होती है वो बहुत सारी फाइन ब्लड वेसल्स जो है वो एलोवेलाई के पास से जो है होकर अटैच रहती है। अब एलोवेलाई क्या करेगा, अब ये जो O2 जो हमने एयर के साथ अंदर ली है, इस O2 को तो क्या करेगा, ये रिलीज करेगा इन ब्लड वेसल्स के अंदर। और जो इन ब्लड वेसल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड जो थी, इस कार्बन डाइऑक्साइड को ये बाहर लेगा और क्या करेगा, जब हम एक्सेल करेंगे फिर से, तो एक्सेल करेंगे तो उसके साथ में जो CO2 है इसको हम क्या करेंगे, ब्रीथ आउट कर देंगे। तो ये एलोवेलाई का फंक्शन होता है। यही मैंने यहाँ लिखा है, ऑक्सीजन रिच एयर इज टेकन इनटू बॉडी थ्रू नोज, एयर इज फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर्स। ठीक है, ऑक्सीजन हमने इनहेल किया एयर के थ्रू और जो फाइन हेयर्स थे हमारे नोज में उन्होंने क्या किया, उस एयर को पहले फिल्टर किया और फिर आगे पास थ्रू किया। तो जो अब नोज से जो एयर वो पास कहाँ हुई, ट्रैकिया में हुई। ट्रैकिया से जो है गई लंग्स में, लंग्स में जाने के बाद में जो है यहाँ पर ब्रोंकाई के थ्रू जो गई थी और ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल से फिर आई जो एयर वो आई है हमारी एलोवेलाई में। एलोवेलाई में जो है एयर आने के बाद में क्या होगा, अब एलोवेलाई ने क्या किया, जो ऑक्सीजन है उसको पास थ्रू किया ब्लड वेसल्स में। अब ब्लड वेसल्स में जाने के बाद में क्या होगा कि जो एयर है, जो ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन जो है वो ग्लूकोज के साथ मिलेगा और ग्लूकोज के साथ मिलके क्या होगा, सारे जो बॉडी पार्ट्स है वहाँ पर जो है ट्रांसफर होगा और एनर्जी रिलीज करेगा। और इस तरह से जो है हमारे जो पूरे ईच सेल जो है बॉडी का, उस सेल में जो है एनर्जी का ट्रांसफर होगा। द ब्लड ब्रिंग CO2 फ्रॉम द सेल्स एंड रिलीज इन एलोवेलाई। और उसी सेम टाइम पे क्या होगा कि जब ऑक्सीजन जो है वो ब्लड वेसल में जा रहा है तो वहीं से जो है जो ब्लड वेसल में जो CO2 है, उस CO2 को जो है वापस एलोवेलाई कैरी कर रही है और उसको क्या कर रही है, बाहर रिलीज कर दे रही है थ्रू द
एक्सलेशन प्रोसेस। तो ये पूरा सिस्टम जो है ये था हमारा ह्यूमन रेस्पिरेशन का। यहाँ पे देखो नीचे जो है ये डायफ्राम प्रेजेंट है। डायफ्राम क्या होता है कि जब हम इनहेल करते हैं तब डायफ्राम जो है ये कॉन्ट्रैक्ट होगा और क्या होगा, फ्लैटेंड हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, फ्लैटेंड हो जाएगा। और जब हम एक्सेल करेंगे तो ये रिलैक्स होगा और ये क्या करेगा, डोम शेप स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगा। इस तरह से जो है डोम शेप्स का स्ट्रक्चर हो जाएगा डायफ्राम का। अब रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है बेटा, रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर जो है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन ये दोनों प्रोसेस मिलके जो है पूरा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ये पूरा फॉर्म करते हैं। इस तरह से जो है ह्यूमन के अंदर रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है। और अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होगा बेटा, प्लांट्स में जो है गैसेस एक्सचेंज जो होते हैं प्लांट्स में, वो गैसेस एक्सचेंज के थ्रू जो है रेस्पिरेशन होता है। अब जो गैसेस एक्सचेंज होते हैं ये स्टोमेटा में होता है। जो लीव्स होती है, लीव्स में स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, आप सबको पता है। और वहाँ पे जो है इनको गार्ड सेल, इस तरह से जो है स्टोमेटा प्रेजेंट होता है लीफ में, जो क्या करेगा, जब वाटर अंदर जाता है तो ये स्टोमेटा क्या करता है, स्वेलन हो जाता है, ठीक है। और जब ये बाहर की तरफ रिलीज होता है तो स्टोमेटा क्या होगा, फिर से बंद हो जाते हैं, फिर से क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। लेंटिसल्स एंड स्टेम के अंदर जो है लेंटिसल्स प्रेजेंट होते हैं। और जो रूट का जो सरफेस होता है, उस सरफेस जो है उससे जो है एक्सचेंज होता है गैसेस का प्लांट के, पूरे प्लांट के अंदर, ठीक है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन द प्लांट एब्जॉर्ब ऑक्सीजन, यूज देम विद ग्लूकोज टू क्रिएट CO2 एंड एनर्जी। प्लांट क्या करेगा कि जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है उस वक्त जो ग्लूकोज जो उसने फूड बनाया था, उस फूड और ऑक्सीजन जो है इसका जब इन दोनों का यूज करके क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी को रिलीज करेगा। तो इस तरह से जो है प्लांट्स के अंदर जो है रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। अब हमारा टॉपिक हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट। तो बेटा ट्रांसपोर्ट क्या है, देखो ट्रांसपोर्ट जैसे हमने पढ़ा, डाइजेशन पढ़ा हमने, रेस्पिरेशन हमने पढ़ा। डाइजेशन में हमने क्या किया, जो न्यूट्रिएंट्स हमने लिए हैं डाइजेशन के थ्रू, जो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हुए और जो हमारी इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब उनको किया, अब वो न्यूट्रिएंट जो है उनका ट्रांसफर, मतलब कि उनका ट्रांसपोर्ट पूरी बॉडी के हर सेल तक कैसे होगा, तो वो होगा विद द हेल्प ऑफ ब्लड, ठीक है। तो ब्लड जो है वो क्या करेगा, उसका ये फंक्शन है कि वो जो भी न्यूट्रिएंट्स हमने लिए हैं हमारे फूड में, जो भी मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, ठीक है, या फिर जब ऑक्सीजन जो है उसका जो सप्लाई है हमारी बॉडी में, ये सारा फंक्शन किसका होगा, ब्लड का होगा, ठीक है। जो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट एंड ह्यूमन दोनों हम इसमें पढ़ेंगे। तो पहले हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन। ह्यूमन में जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ ब्लड एंड लिम्फ, ठीक है, दोनों की हेल्प से होता है। ब्लड क्या है, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। और ब्लड क्या करता है, ब्लड का यही वर्क है कि ब्लड जो है सारे न्यूट्रिएंट्स को है जो ट्रांसपोर्ट करेगा हमारी पूरी बॉडी के हर एक सेल तक करेगा। ब्लड जो है इसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं बेटा, आप सबने ये 9th क्लास में पढ़ा है कि ब्लड में जो है WBC, RBC, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। यही मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो कि जो ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन जो है कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ ब्लड होगा और विद द हेल्प ऑफ लिम्फ होगा। पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अबाउट ब्लड, ठीक है, कि ब्लड से कैसे होगा। तो ब्लड क्या है, ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू इन ह्यूमन विच ट्रांसपोर्ट नेसेसरी टू सेल, मतलब क्या करेगा कि जो भी नेसेसरी जो भी मिनरल्स हैं या जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उन सब का ट्रांसपोर्टेशन करेगा। प्लस क्या करेगा, जो मेटाबॉलिक वेस्ट जो होता है, वेस्ट प्रोडक्ट जो है उनको भी जो है सेल से लेके आएगा और बाहर निकालेगा। ब्लड के 4 मेन कंपोनेंट्स हैं, प्लाज्मा है, RBC है, WBC है, प्लेटलेट्स है। प्लाज्मा का क्या फंक्शन है, प्लाज्मा क्या होता है, एक येलो कलर का फ्लूइड होता है जिसका फंक्शन ये है कि वो क्या करेगा, जो फूड प्रोडक्ट, जो फूड है, CO2 है या फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनका ट्रांसपोर्टेशन करेगा। RBC के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है कि वो ऑक्सीजन कैरी करेगा और ऑल ओवर द पूरी बॉडी के हर सेल तक उसको पहुंचाएगा। WBC क्या है, WBC बेटा जो है ये हमें हेल्प करता है टू फाइट अगेंस्ट द हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस एंड जर्म्स, ठीक है। WBC का फंक्शन क्या है, WBC मीन्स वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल क्या करेगा, हमारे जो भी है बैक्टीरिया, वायरस और जो जर्म्स वगैरह होते हैं इन सब से फाइट करने के लिए जो है WBC हेल्प करेगा, ठीक। अब है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करेगी बेटा, जो जैसे कि प्लेटलेट का फंक्शन है क्लॉटिंग का, वो ब्लड क्लॉट करती है। जैसे आपके कभी चोट लग जाए या कट लग जाता है तो जो ब्लीडिंग होती है, जो खून बाहर निकलता है, तो आप देखते हो कुछ देर बाद में जो है वो ब्लीडिंग रुक जाती है। तो वो क्यों रुकती है कि जो प्लेटलेट्स है, ये प्लेटलेट्स क्या करती है, वहाँ पे जाके एक क्लॉट का फॉर्मेशन करती है। जिस जगह हमें चोट लगी है उस जगह पर एक क्लॉट का फॉर्मेशन करती है, मतलब बहुत सी प्लेटलेट्स वहाँ जाके इकट्ठी हो जाती है और वहाँ पे फाइबर्स जो है उनका सिक्रीशन करती है, फाइबर्स बनाती है। तो वो फाइबर क्या करते हैं, उस जगह को ब्लॉक कर देते हैं और उससे क्या होता है, जो ब्लीडिंग होती है वो ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो जाती है। ये तो हो गया ब्लड का पूरा फंक्शन। अब ये जो ब्लड है,
ब्लड किसके थ्रू सर्कुलेट होता है? तो ब्लड हमारा किसके थ्रू सर्कुलेट होता है? ये होता है हार्ट के थ्रू। तो अब हम आगे इसमें देखेंगे कि जो हमारा हार्ट है उसका स्ट्रक्चर कैसा है और उसके फंक्शंस क्या क्या है। ह्यूमन हार्ट, अब ह्यूमन हार्ट कैसा स्ट्रक्चर है बेटा? ये एक मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है। और क्या होता है, इसमें 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जो ये हार्ट जो हमारा है इसको हम 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं, राइट एंड लेफ्ट पार्ट में, ठीक है। तो जिसका जो ये जहाँ पार्ट देख रहे हो ये इसका राइट पार्ट है और ये है लेफ्ट पार्ट है। राइट पार्ट में आपको राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल मिलेंगे और लेफ्ट पार्ट में जो प्रेजेंट होता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। जो एट्रियम है वो जो है हार्ट के अपर साइड में, जो ठीक है अपर जो है टॉप में प्रेजेंट है, और जो वेंट्रिकल है वो प्रेजेंट है लोअर साइड में, ठीक है। लोअर साइड में हार्ट के प्रेजेंट होते हैं। तो हार्ट क्या है? एक 4 चैम्बर्ड हार्ट जो है ह्यूमंस में प्रेजेंट होता है। और ये जो है 4 चैम्बर्स कौन कौन से हो गए? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखो आप, यहाँ पे आपको ये दिखेगी वेना केवा। ये जो है हमारी, ये है वेना केवा। वेना केवा क्या करती है कि जो ब्लड है वो हमारी बॉडी से, मतलब कि जो वेना केवा ये जो है ये लोअर बॉडी से जो है पूरा ब्लड लेके आएगी हार्ट तक, और ये जो वेना केवा है ये अपर बॉडी से जो है वो ब्लड लेके आएगी हार्ट तक, ठीक है। देन अरोटा, पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी वेन्स, और ये है सेप्टम। सेप्टम क्या करता है बेटा कि ये एक वॉल है, एक मस्कुलर वॉल है जो हार्ट को क्या कर रही है? 2 पार्ट्स में जो है यहाँ से डिवाइड कर रही है, मतलब एक डिवाइडिंग वॉल जो है वो है यहाँ पर सेप्टम, ठीक है। सेप्टम क्या कर रहा है? इसको सेपरेट कर रहा है, हार्ट को 2 पार्ट्स में जो है डिवाइड कर रहा है। यही यहाँ पे लिखा है कि हार्ट कैसा है? हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसकी 2 साइड्स हैं सेपरेटेड बाय ए मस्कुलर वॉल। यही है वो मस्कुलर वॉल जो इसको सेपरेट कर रही है, ठीक है, जो इस तरह से सेपरेट करती है इसको। 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं हार्ट में, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, ठीक है। ये तो हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर है। अब हमारा हार्ट तो है 4 चैम्बर्ड हार्ट जो है ह्यूमन में प्रेजेंट होता है। अगर हम बाकी एनिमल्स की बात करें, जैसे हम फिश की या फ्रॉग की बात करें, तो बेटा जो फिश है उसमें सिर्फ 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। कितना? 2 चैम्बर्ड हार्ट। और ऐसे ही अगर फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग जो है, फ्रॉग में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बट जस्ट मैं ऐसे ही बता रही हूँ फॉर नॉलेज। तो ये तो है हार्ट का स्ट्रक्चर। अब ये जो हार्ट जो है हमारा, इसमें कैसे जो ब्लड सर्कुलेट होता है, कैसे इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो इसका मैकेनिज्म हम समझ लेते हैं कि हार्ट जो है हमारा वर्क कैसे करता है। हाउ आवर हार्ट वर्क। अब हमारा जो हार्ट है बेटा वो कैसे काम करता है? देखो, अभी मैंने बताया ये क्या है? वेना केवा है। वेना केवा क्या करेगी? हमारी बॉडी में जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, मतलब कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, उस ब्लड को पूरी बॉडी से जो है, ये तो लोअर बॉडी से तो कौन लाएगा? वेना केवा जो लोअर बॉडी पार्ट से लेके आएगी, और यहाँ से जो है वेना केवा ये जो अपर बॉडी पार्ट से जो है ब्लड को लेके आएगी। कौन सा ब्लड लेके आएगी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लेकर आएगी। और कहाँ लेकर आएगी? इनटू द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम के अंदर जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगी, ठीक है, जो कि मतलब कि जिसमें CO2 प्रेजेंट है, ठीक है। अब वो ब्लड जो है राइट एट्रियम से क्या होगा? राइट एट्रियम से जो है ये ब्लड जो है ये ट्रांसफर होगा इनटू द राइट वेंट्रिकल, ठीक है। ये आया यहाँ से, ठीक है, अपर बॉडी पार्ट और लोअर बॉडी पार्ट दोनों से जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आया सबसे पहले इनटू द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से क्या होगा? यहाँ बेटा देखो हार्ट में क्या है, कुछ वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में अभी वॉल्स अभी मेंशन नहीं किया है इसमें, लेकिन मैं बता रही हूँ यहाँ पे कुछ वॉल्स होते हैं। तो जब हार्ट, आपको पता है हार्ट बीट करता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता है, तो ये वॉल्स जो है ये ओपन और क्लोज होते हैं। तो ये जो ब्लड है पूरा, अब ये ब्लड जाएगा राइट एट्रियम से जाएगा राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। राइट वेंट्रिकल में आया, अभी ब्लड कौन सा आ रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। ये ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल से पंप आउट कर दिया जाएगा पल्मोनरी आर्टरीज में। पल्मोनरी आर्टरीज क्या करेगी? इस ब्लड को लेके जाएगी लंग्स तक। कहाँ लेके जाएगी? लंग्स के पास। अब लंग्स का फंक्शन आपको पता है, लंग क्या करते हैं? लंग्स की जो ब्लड है उसके अंदर जो है CO2 जो है उसको तो बाहर निकालेगा, और जो ऑक्सीजन है उसको ऐड करेगा। तो पल्मोनरी आर्टरीज जो है इसको लंग्स तक लेके जाएगी, और लंग क्या करेगा? उसको प्यूरिफाई करेगा, मतलब कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो था उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट कर देगा। अब लंग्स जो है, लंग्स में जो ब्लड है वो हो चुका है हमारा, प्यूरिफाई हो चुका है। अब लंग्स क्या करेंगे? वापस उस प्यूरिफाइड ब्लड को, मतलब कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसको जो है पल्मोनरी वेन्स में
भेजेगा। कहाँ भेजेगा? पल्मोनरी वेन्स में भेजेगा। पल्मोनरी वेन्स क्या करेगी? उसे जो है वो ब्लड आएगा लेफ्ट आर्टरियम में। लेफ्ट आर्टरियम में ब्लड आया, लेफ्ट आर्टरियम के थ्रू यहाँ फिर से एक वॉल्व प्रेजेंट होता है, इस वॉल्व से होता हुआ जो है ये आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, यहाँ कौन सा ब्लड आ रहा है? जो ऑक्सीजनेटेड है, ठीक है, जो प्योरीफाई हो चुका है, वो ब्लड अब आ गया है यहाँ पर लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, अब लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है ये ब्लड जो है हमारा, ये जो आपको दिख रहा है, ये है अओर्टा, जो सबसे लार्जेस्ट आर्टरी हमारी होती है, उसमें ये भेज दिया जाता है। अब अओर्टा क्या करेगा कि ये जो ऑक्सीडेटेड ब्लड है इसको हमारी पूरी बॉडी में जो है इसको सर्कुलेट कर देगा। इस तरह से जो है ये ब्लड का सर्कुलेशन जो है हमारी बॉडी में कंटिन्यू चलता रहता है। ये जो अओर्टा आप देख रहे हो अपर बॉडी पार्ट्स की तरफ भी जा रहा है, और ये जो पीछे से यहाँ से निकल के ये आ रही है नीचे, मतलब कि फॉर द लोअर बॉडी पार्ट्स। ठीक है, तो ये ब्लड होगा हमारा इस तरह से ट्रांसफर होगा। अब यहाँ पे बेटा दो एक्सेप्शंस है। देखो आर्टरीज और वेन्स क्या होता है कि जो आर्टरीज होती है वो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो वेन्स होती हैं वो कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है? एक तो देखो ये पल्मोनरी आर्टरी, ये आर्टरी है, तो आप बोलोगे भाई इसको तो ऑक्सीडेटेड ब्लड लेके जाना चाहिए था, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है कि ये क्या लेके जाती है, यहाँ से डीऑक्सीडेटेड ब्लड लेके जाती है लंग्स तक। ठीक है, अब यहाँ पे है पल्मोनरी वेन, तो वेन है तो इसके पास तो डीऑक्सीडेटेड ब्लड होना चाहिए था, लेकिन इन वेन्स के पास क्या है, यहाँ से लंग से आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। तो ये दोनों जो है ये एक्सेप्शंस है, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है अबाउट द पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। ठीक है, कि पल्मोनरी आर्टरी जो है ये लेके जाएगी डीऑक्सीडेटेड ब्लड लंग्स के पास में, और पल्मोनरी वेन जो है वो लंग से जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेके आएगी लेफ्ट आर्टरियम में, फिर देन लेफ्ट वेंट्रिकल, और फिर वहाँ से अओर्टा के थ्रू, जो हमारी सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है, उसके थ्रू जो है ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा। यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है कि डीऑक्सीडेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम बॉडी टू राइट एट्रियम। ठीक है, ब्लड कैसा है याद रखना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? सबसे पहले ये जाएगा राइट एट्रियम में थ्रू वेना केवा, ये वेना केवा है। ठीक है, उसके बाद में then pumped to your lungs by the right ventricle through the pulmonary artery। अब pulmonary artery के थ्रू जो है ये कहाँ जाएगा? लंग्स के अंदर जाएगा, और क्या होगा वहाँ पे लंग्स पे जाके CO2 को तो वहाँ छोड़ेगा, और जो O2 है ऑक्सीजन है उसको कैरी करेगा, और फिर से वापस क्या करेगा? पल्मोनरी वेन्स में आएगा। देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब जब ऑक्सीजन कैरी कर लिया है उसने, तो हमारा ब्लड कैसा हो गया है? ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसको लेके जाएगा वो लेफ्ट एट्रियम है। कहाँ पर? इनटू द लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम से वो ब्लड ट्रांसफर होगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है इसको पंप आउट कर दिया जाएगा अओर्टा के थ्रू, बाकी जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके अंदर इस ब्लड को भेज दिया जाएगा। तो ये जो सर्कुलेशन है, अब हमारी जो ह्यूमन बॉडी है इसमें जो ब्लड का सर्कुलेशन है बेटा, ये डबल सर्कुलेशन होता है। ठीक है, जब ये पूरा प्रोसेस होता है तब जब ब्लड जो है हमारे हार्ट से कितनी बार? 2 बार पूरा सर्कुलेट करता है। ठीक है, कितनी बार सर्कुलेशन होता है? 2 बार। इसीलिए ह्यूमन बॉडी में जो सर्कुलेशन है उसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। कैसा? डबल सर्कुलेशन। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, और ये डायग्राम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है हार्ट का। तो इस तरह से जो है हमारा जो हार्ट है ये फंक्शन करता है। आपको समझ में आ गया होगा, इसको एक बार फिर से आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब जो ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज और वेन्स, मैंने आपको वैसे बता दिया है, इसको और बता देती हूँ उनके बारे में भी, वो क्या होती हैं। ब्लड सर्कुलेशन कैसा होता है ये मैंने बता दिया, ये किसे थ्रू द आर्टरीज, और वेन्स क्या है इसके एक बार और डिस्कस कर लेते हैं हम इसको। आर्टरीज क्या है? दीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी। मैंने अभी बताया था कि आर्टरीज का जो फंक्शन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेकर आती है बॉडी से हार्ट के पास में, एक्सेप्ट क्या? एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि ये क्या कर रही थी? ये लेके जा रही थी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स तक लेके जा रही थी। ठीक है बेटा, और आर्टरीज जो होती है कैसी होती है? थिक होती है, थोड़ी मोटी होती है एज कम्पेयर टू वेन्स। ठीक है, these are thick and elastic. The smallest vessels which are 1 cell thick are capillaries। ठीक है, ये कैसी होती है? थोड़ा इलास्टिक नेचर इनका होता है, और जो आर्टरी जब आगे जाके और स्मॉल वेसल्स में डिवाइड हो जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिलरीज। मतलब कि जब ब्लड जो सर्कुलेट होगा आगे जाके, तो आगे क्या होती है? बहुत पतली पतली वेसल्स के अंदर जो है वो चेंज हो जाती है। अब ये पतली पतली वेसल्स ही क्या करती है? जो सारे जो हमारे सेल्स हैं बॉडी पार्ट्स में, उन सेल्स तक जो है उस ब्लड को पहुंचाती है, तो उन्हें हम बोलते हैं कैपिलरीज। ओके, फिर है वेन। वेन क्या होती है? वेन कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट टू हार्ट। क्या करेगी? जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी पार्ट से
हार्ट तक लेके आएगी वेन, ठीक है, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, क्योंकि पल्मोनरी वेन क्या कर रही है, वो जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है हार्ट के पास में। तो ये दो एक्सेप्शंस आपको बहुत अच्छे से याद रखना है अबाउट द पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एग्जाम में। These are thin and less elastic, और जो वेन्स होती है ये एज कंपेयर करें हम आर्टरीज से तो उससे थोड़ी थिन होती है और थोड़ी लेस इलास्टिक होती है। तो ये तो हो गया बेटा सर्कुलेशन कंप्लीट हमारा ब्लड का, मतलब कि ह्यूमन बॉडी में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है हमने देख लिया है थ्रू द ब्लड। अब हमें देखेंगे कि ह्यूमन बॉडी में ट्रांसपोर्ट थ्रू द लिम्फ कैसे होता है। नाउ ट्रांसपोर्ट थ्रू लिम्फ, अब लिम्फ कैसे ट्रांसपोर्ट करेगा बेटा, द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ कैपिलरीज, some amount of plasma protein blood cells escape from intercellular space in the tissue to form the lymph। अभी मैंने बताया था कि कैपिलरीज होती हैं तो वहां से जो है ब्लड का सर्कुलेशन होता है, तो वो कैपिलरीज जो होती है उनमें क्या होते हैं, कुछ छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। उन पोर्स से जो है कि जो भी जो न्यूट्रिएंट्स ब्लड के थ्रू जो ट्रांसफर हो रहे हैं वो पोर्स के थ्रू जो है वो थोड़े जो है जो स्पेस होता है इनके बीच में, इंटरसेलुलर स्पेस होता है टिश्यूज में, वहां पर जो है वो आ जाते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं लिम्फ का। अब लिम्फ कैसा होता है, लिम्फ एक कलरलेस फ्लूइड होता है, ये आप देख लो कि जो प्लाज्मा है हमारा उसकी तरह ये होता है, ठीक है। तो लिम्फ क्या करेगा, लिम्फ कैरीज द डाइजेस्टेड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन एंड ड्रेन्स एक्सेस, क्या करेगा, जो इंटेस्टाइन में जो डाइजेस्टेड फैट जो बचा हुआ था उस सबको जो लिम्फ है वहां से कैरी करेगा और क्या करेगा, जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस जो थे वहां से लेकर उसको क्या करेगा, वापस जो है ब्लड में भेज देगा और इसके थ्रू क्या होगा, जो सर्कुलेशन है वो लिम्फ के थ्रू इस तरह से कंप्लीट होगा। यहाँ पे कंप्लीट हो गया है ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन। छोटा सा एक टॉपिक इसमें दिया हुआ है आपका अबाउट द ब्लड प्रेशर, की ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो ब्लड प्रेशर क्या है बेटा, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स। जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है उनकी जो ब्लड है वो क्या करेगा, एक फोर्स एक्सर्ट करेगा उन ब्लड वेसल्स की तरफ। वो होता है क्या, जैसे कि ये अगर हमारी ब्लड वेसल है और ये ब्लड जो है ये फ्लो हो रहा है तो ये इस तरह, ये इस डायरेक्शन में जो है फोर्स एक्सर्ट करेगा, उसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर, ठीक है। जो प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन इज सिस्टोल। अब जो ब्लड का जो प्रेशर है, ठीक है, जब वो क्या कर रही है, आर्टरीज हमारी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो उसको हम बोलते हैं सिस्टोल। जब कॉन्ट्रैक्शन होता है आर्टरीज का उस वक्त जो ब्लड प्रेशर होता है उसे बोला जाता है सिस्टोल, और जब आर्टरीज रिलैक्स होती है तो उसे हम बोलते हैं डायस्टोल। सिस्टोल एंड डायस्टोल समझ में आ गए आपके दो टर्म्स, कि जब आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट होगी दैट इज सिस्टोल और जब आर्टरीज जो है वो रिलैक्स होगी दैट इज डायस्टोल, ठीक है। जो सिस्टोल है, नॉर्मल सिस्टोल पर सिस्टोलिक प्रेशर जो होना चाहिए हमारे ह्यूमन बॉडी में दैट इज 120 mm ऑफ Hg। कितना, 120 mm ऑफ Hg, मतलब कि जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो वो कितना होना चाहिए प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर 120 mm Hg। और जब रिलैक्सेशन होता है, जब डायस्टोल का प्रोसेस होता है तो वो होना चाहिए 80 mm ऑफ Hg, ठीक है। आपको पता है हम जब ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं तो डॉक्टर भी जो बोलते हैं इसको नॉर्मल रिकमेंड करते हैं, इससे कम या इससे ज़्यादा ब्लड प्रेशर आता है तो वो सही नहीं होता है। और जो बीपी है, जो ब्लड प्रेशर है हमारा, वो किससे मेजर किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। इसकी हेल्प से जो है ब्लड प्रेशर को जो है वो मेजर किया जाता है, ठीक है। ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ने की वजह से क्या होता है कि कई बार जो है अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो वो डैमेज कर सकते हैं हमारे ब्लड वेसल्स को भी। यहाँ पर जो है ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, ठीक है बेटा। अब ट्रांसपोर्ट इन प्लांट कैसे होगा बेटा, ये होगा विद द हेल्प ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू। देखो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि जो प्लांट होता है इसके अंदर जो है ट्रांसपोर्ट, अब इसमें तो जो है ब्लड वेसल्स या ऐसा कोई सिस्टम प्रेजेंट नहीं है लाइक ह्यूमंस, तो यहाँ पर जो है वो ट्रांसपोर्ट जो होगा वाटर और मिनरल्स का वो होगा विद द हेल्प ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। जाइलम एंड फ्लोएम जो है क्या करेंगे, जो जाइलम का फंक्शन क्या है कि जो वाटर है सॉइल में उस वाटर को जो है वो क्या करेगा, विद द हेल्प ऑफ रूट से जो है रूट से उसको एब्जॉर्व करेगा उस वाटर को, और जो पूरा जो प्लांट है उसके जो हर पार्ट तक जो है उस वाटर को पहुंचाएगा, ठीक है। ये तो हुआ जाइलम क्या करेगा, वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट। प्लस फूड का ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, फूड का ट्रांसपोर्ट करेगा फ्लोएम। फ्लोएम क्या करेगा, अच्छा फूड कहाँ प्रिपेयर होता है, फूड प्रिपेयर होता है लीव्स में, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो लीव्स में जो फूड प्रिपेयर हो रहा है तो वहाँ से पूरे प्लांट को वो फूड चाहिए, तो उसके लिए क्या करेगा, जो फ्लोएम टिश्यू है वो फ्लोएम टिश्यू जो है उस फूड को जो है प्लांट के पूरी जो पार्ट्स हैं प्लांट के वहाँ तक उनको ट्रांसपोर्ट करेगा। तो यहाँ पर देखो कि जो
ट्रांसपोर्ट इन प्लांट जो है वो होता है विद द हेल्प ऑफ टू ट्रांसपोर्टर टिश्यू। कौन कौन से टिश्यू है मैंने आपको बताया, एक तो है जाइलम और एक है फ्लोएम। ठीक है बेटा, अब जो जाइलम है वो क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल इन अपवर्ड डायरेक्शंस फ्रॉम द रूट्स टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्लांट। मतलब कि रूट से जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्लांट जो है, मतलब कि लास्ट टिप है प्लांट की, वहां तक जो है वाटर का सप्लाई करेगा कौन, जाइलम करेगा। और जाइलम क्या करेगा, जाइलम वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। ट्रांसपिरेशन क्या है, प्रोसेस बाय विच द लॉज ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट्स। मतलब कि जो वाटर है उसका जो है वेपर्स की फॉर्म में जो लॉस होना, दैट इज ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन को हम जब एक्सक्रीशन पढ़ेंगे उसमें भी फिर से पढ़ेंगे। तो ये तो हो गया जाइलम का फंक्शन कि जाइलम जो है क्या करेगा, वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करेगा प्लांट्स में। अब फूड का ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, फ्लोएम करेगा। फ्लोएम क्या करेगा, लीव्स से जो है अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट जो है उन तक जो है वो फूड को लेके जाएगा। जाइलम में जो डायरेक्शन था ट्रांसपोर्ट का वो सिर्फ कैसा था, अपवर्ड डायरेक्शन था, लेकिन जो फ्लोएम है इसका डायरेक्शन अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसको पूरे लीव्स में खाना बन रहा है तो इसको तो खाना जो है वो रूट्स को भी देना है, स्टेम को भी देना है, और ऊपर जो टिप तक जो लीव जो स्टेम्स है उन सबको भी देना है, ब्रांचेस तक पूरी जो है वो खाना पहुंचाना है उसको। तो ये दोनों डायरेक्शन में जो है मूव करेगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, की जो फूड है उसका ट्रांसपोर्ट होना लीव से जो है पूरे जो बाकी जो प्लांट के जो पार्ट है वहां तक इसका ट्रांसलोकेशन होना, दैट इज ट्रांसलोकेशन प्रोसेस इसको हम बोलते हैं। अब इससे क्या होगा बेटा, जो ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है, ये जो वाटर है, जो ट्रांसपिरेशन वाला जो मेथड हो रहा है, इससे क्या होता है कि जो प्लांट है उसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है, और जो है उसको जो भी सॉइल में जो मिनरल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं उन सब का जो एब्जॉर्प्शन है, जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इजीली होता है और प्लांट जो है वो ग्रो कर पाता है। तो ये कंप्लीट हो गया ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। अब हम नाउ नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस इज एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन क्या होता है बेटा, कि अब जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट है, मतलब जो डाइजेशन हुआ है, रेस्पिरेशन हुआ है, ये जो वेस्ट होते हैं इन सबको क्या होता है बॉडी से बाहर निकालना होता है। तो उन वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना ही क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है। ठीक है बेटा, एक्सक्रीशन जो है देखो, डाइजेस्टिव वेस्ट जब हम रिमूव करते हैं तो कहाँ से रिमूव करते हैं, थ्रू एनस। ये भी जो है एक्सक्रीशन है। रेस्पिरेटरी वेस्ट जो है, मतलब कि जब हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं तो जो CO2 जो है जो हमारे लिए क्या है, रेस्पिरेटरी वेस्ट है, तो वो हम कहाँ से ब्रीद आउट करेंगे, थ्रू नोज। एंड नाइट्रोजनस वेस्ट जो है ये हम करेंगे थ्रू यूरेथ्रा। अब नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होता है बेटा, जो जैसे कि यूरिक एसिड हो गया, यूरिया हो गया, ये होता है नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। तो रेस्पिरेशन में हमने क्या किया था, CO2 को रिमूव कर दिया था थ्रू नोज। ठीक है, डाइजेशन के अंदर जो है वेस्ट फूड मटेरियल था वो एनस के थ्रू जो है एक्सक्रीट हो गया था। और जो अब एक्सक्रीटरी सिस्टम हम पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे जो है नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो किडनीज के थ्रू जो है फिल्टर होके देन यूरेथ्रा से रिमूव कर दिया जाता है। अब यहाँ पे देखो मैंने वही यही लिखा है कि जो एक्सक्रीशन क्या है, द मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन द बॉडी जनरेट्स मैनी काइंड ऑफ वेस्ट। कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो हमारी बॉडी में होती है तो उसमें बहुत सारे जो वेस्ट है वो जनरेट होते हैं। अब एक्सक्रीशन इज अ प्रोसेस इन विच दीज वेस्ट आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी। कि एक्सक्रीशन वो प्रोसेस है जिसमें जो ये वेस्ट है इन सबको बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। मेटाबॉलिक वेस्ट जो होते हैं वो किस तरह के हो सकते हैं, एक डाइजेस्टिव वेस्ट हो सकता है, रेस्पिरेटरी वेस्ट हो सकता है, नाइट्रोजनस वेस्ट हो सकता है। डाइजेस्टिव वेस्ट थ्रू एनस हम एक्सक्रीट करते हैं, रेस्पिरेटरी वेस्ट जो है वो नोज के थ्रू, और नाइट्रोजनस वेस्ट जो है ये यूरेथ्रा के थ्रू। अब नाइट्रोजनस वेस्ट यूरेथ्रा के थ्रू हम कैसे जो इसको एक्सक्रीट करते हैं इसी को हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन में। और जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है एंड वाटर होता है। एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है इसको बाहर निकालने के लिए हमारी बॉडी में जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट है। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या क्या इंक्लूड होते हैं उसमें पेयर ऑफ किडनी इंक्लूड होता है, एंड यूरेटर्स होते हैं, यूरिनरी ब्लेडर होते हैं, एंड यूरेथ्रा। ये जो आप डायग्राम देख रहे हो ये मैंने किडनी का डायग्राम, हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसका डायग्राम बनाया है। यहाँ पे 2 पेयर ऑफ किडनीज आप देख रहे हो प्रेजेंट है, लेफ्ट किडनी एंड राइट किडनी। ओके, और यहीं पे जो है पास में आप देखोगे ये जो रेड कलर से जो वेन जो जा रही आर्टरीज, ये है हमारी लेफ्ट रीनल आर्टरी है, और इसके पास में जो है ये लेफ्ट रीनल वेन है। ठीक है, जो क्या करेगी, वेन का क्या फंक्शन होता है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसको लेके जाता है लंग्स तक, और जो आर्टरी वो क्या करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसको लेके आती है हमारे बॉडी पार्ट्स तक। ठीक है बेटा,
अब यहाँ पर क्या है, ये जो आप देख रहे हो पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो देख रहे हो, ये भी 2 पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। इनको हम बोलते हैं यूरेटर। ये लेफ्ट यूरेटर है और दिस इज जो है ये हमारा राइट यूरेटर है। अब ये जो यूरेटर है, ये दोनों जाके जो जहाँ मिल रहे हैं, जहाँ पर ये है यूरिनरी ब्लैडर, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्या होता है, जो यूरेटर है ये यहाँ पर इसके अंदर जो है जो यूरिन है वो उसको यहाँ पर लेकर आते हैं, और जो यूरिन है वो स्टोर होता है यूरिनरी ब्लैडर में, और बाद में जो है जो यूरेथ्रा के थ्रू जो है यूरिन को रिमूव कर दिया जाता है। तो ये प्रोसेस होता है एक्सक्रीशन का। अब जो बेटा किडनीज है, इन किडनी में जो है यहाँ पे ऐसा क्या प्रेजेंट होता है कि जिसके थ्रू जो है ये फिल्ट्रेशन होता है। तो देखो किडनी के अंदर जो है किडनी की फिल्ट्रेशन यूनिट होती है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं बहुत ही, जैसे हमने पढ़ा था कि कैपिलरीज जो प्रेजेंट होती है एलोवेलाई के पास में, जो बहुत सारी पतली पतली ब्लड वेसल्स होती है ना, वो क्या करती है फिर ऑक्सीजन लेती है और उसको फिर पूरी बॉडी में ट्रांसफर करती है। वैसे ही जो है किडनी में जो है बहुत ही पतली पतली एक कैपिलरीज टाइप जो ब्लड वेसल्स जो है, एक नेटवर्क प्रेजेंट होता है इनका, और ये क्या करती है, जो यूरिन जो है उसको क्या करती है, फिल्टर करती है, और फिल्टर करने के बाद में जो यूजफुल जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं उनको ब्लड में जो है वो भेज देती है, और बाकी जो वेस्ट है उसको क्या करेगी, जो है यूरिनरी ब्लैडर में यूरेथ्रा के थ्रू एक्सक्रीट कर देती है। तो अब हम देखेंगे कि जो नेफ्रॉन है इनका जो स्ट्रक्चर है उसको हम डिटेल से देखेंगे। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं किडनी के अंदर। ये जो किडनी है इसमें बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ द नेफ्रॉन्स जो है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और इन नेफ्रॉन को, इस नेफ्रॉन का जो है मैंने ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया है कि इस तरह से जो है नेफ्रॉन होता है। देखो सबसे पहले जो है स्टार्टिंग में ये जो आप कप लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसे बोलते हैं बॉमन्स कैप्सूल। इस कैप्सूल के अंदर जो है ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से देख रहे हो फिल्टर, ये मतलब एक तरह से फिल्टर होते हैं। ये क्या करेंगे, जो भी प्रोडक्ट जो आया है यहाँ पर, अब इसको क्या करेगा, फिल्टर करेगा। जो भी यूजफुल न्यूट्रिएंट्स है उनको तो जो भेज देगा ब्लड वेसल्स में, और जो वेस्ट जो है उसको क्या करेगा, ये जो आप ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो इस तरह से लूप्स में ये आ रहा है यहाँ पे, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं हैनलेज लूप। क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं हैनलेज लूप। ठीक है, इस लूप में होता हुआ जो वेस्ट प्रोडक्ट है हमारा वो यहाँ से जाएगा। अब इसके पास आप देख रहे हो इस तरह से ये कैपिलरीज जो है, ये जो लूप है इसके चारों तरफ बहुत सारी कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। ये क्या करेगी, रीअब्जॉर्प्शन करेगी सभी न्यूट्रिएंट्स का, कुछ भी वाटर या न्यूट्रिएंट्स जो प्रेजेंट है उन सब का क्या करेगी, रीअब्जॉर्प्शन करेगी। जितना पॉसिबल हो सकता है उतना एब्जॉर्प्शन जो है यहाँ पे हो जाता है। अब यहाँ से जो है हैनलेज लूप से जो है ये क्या करेगा, पूरा जो यूरिन है ये जाएगा हमारा कलेक्टिंग डक्ट में। ये होती है कलेक्टिंग डक्ट, ये मैंने जो बनाई है। यहाँ से जो है कलेक्टिंग डक्ट में जो है जो स्टोर होगा यूरिन, और फिर क्या होगा, आगे की तरफ जो है इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। मतलब कि जो हमारे यूरेटर है यहाँ पे जो बनाए हैं यूरेटर में जो है इसको ट्रांसफ़र कर दिया, यूरेटर से जो है आएगा यहाँ यूरिनरी ब्लैडर में, और देन यूरेथ्रा के थ्रू एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। ये पूरा स्ट्रक्चर है आपका नेफ्रॉन का। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर मैंने आपको समझा दिया कि कैसे जो है यूरिन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है बेटा, अब देखो नेक्स्ट जो हमने यहाँ पे हुआ यूरिन का फॉर्मेशन हुआ, ये सब कहाँ पे हुआ, किडनी में हुआ, किसमें हुआ, नेफ्रॉन में हुआ। इसलिए नेफ्रॉन को जो है इनकी फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी कहा जाता है। किसको, नेफ्रॉन को। ये जरूर याद रखना कि नेफ्रॉन इज द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी, इसको बोला जाता है। और जो हैनलेज लूप जो है यहाँ पर इसका एब्जॉर्प्शन जो है यूरिन का जो है यहाँ से वापस एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स का, उसके बाद जो बचा हुआ जो भी है उसको भेज दिया जाता है कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट जो है यहाँ पर भी जो है थोड़ा बहुत जो है वाटर अगर एक्सेस जो है उसका एब्जॉर्प्शन किया जाता है। उसके बाद जो है इसको जो यूरेटर्स हैं दोनों, इन यूरेटर्स के अंदर भेज दिया जाता है, एंड देन यूरिनरी ब्लैडर में आके जो यूरिन है वो स्टोर हो जाता है, और फिर बाद में जो है यूरेथ्रा के थ्रू इसको एक्सक्रीट कर दिया जाता है। ये पूरा प्रोसेस था इन ह्यूमन बींग्स के अंदर। एक्सक्रीशन का प्रोसेस हमने पढ़ लिया है किस तरह से होता है। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है इसमें कौन कौन से पार्ट्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में। टू पेयर ऑफ किडनी है, 2 पेयर ऑफ यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, एंड देन यूरेथ्रा है। और किडनी के अंदर प्रेजेंट होता है नेफ्रॉन। जो नेफ्रॉन क्या करता है, फिल्ट्रेशन और एब्जॉर्प्शन का जो वर्क है यूरिन का वो इसमें जो है कंप्लीट होता है। इस तरह से जो है जो नाइट्रोजन वेस्ट जो है हमारे हैं वो जो है यूरेथ्रा के थ्रू रिमूव कर दिए जाते हैं बॉडी से। तो यहाँ पे एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस कंप्लीट हुआ है। अब हम देखेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। नाउ एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। देखो बेटा एक्सक्रीशन इन प्लांट के लिए ना आपकी बुक में बहुत थोड़ा सा दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया हुआ, वही आपको मैं बता रही हूँ कि प्लांट्स जो होते हैं ये क्या करेंगे कि प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, कि प्लांट जो क्या करेगा ऑक्सीजन को जो है स्टोमेटा के थ्रू रिमूव कर देता है बाहर। और दूसरा जो है प्लांट जो है वो क्या करेगा,
एक्सेस वाटर जो है उसको रिमूव करेगा थ्रू स्टोमेटा बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस हम सब ने पढ़ा है कि जब जो ट्रांसपिरेशन में क्या होगा, जो वाटर जो है वो क्या होता है, लीव्स के थ्रू जो है वेपर के फॉर्म में जो है बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। जैसे आप बहुत ज़्यादा पानी जो है किसी प्लांट में डाल देते हो कि जो पॉट है उसमें आपने क्या किया, बहुत एक्सेस जो है वाटर डाल दिया, तो अब बहुत एक्सेस में वाटर डाल दिया तो प्लांट को उस वाटर को एक्सक्रीट तो करना पड़ेगा, है ना। तो ये होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। क्या होगा, लीव्स के थ्रू जो है वो वेपर फॉर्म में जो है वाटर जो है वो एक्सक्रीट हो जाएगा। दूसरा है प्लांट ऑल्सो लूज सम ओल्ड लीव्स एंड बार्क। और प्लांट्स क्या करते हैं कि जो ओल्ड लीव्स हो गई, हम देखते हैं जो पुरानी जो लीव्स हो जाती है वो अपने आप झड़ जाती है, ठीक है ना। तो जब पुरानी लीव्स झड़ेगी तभी तो क्या होगा, न्यू लीव्स आएगी। तो वो भी एक तरह से एक्सक्रीशन का प्रोसेस है कि जो पुरानी लीव्स हैं उनको क्या किया प्लांट ने, रिमूव कर दिया, उसकी जगह न्यू लीव्स आएगी। और जो बार्क है, हम देखते हैं ट्री की जो बार्क होती है वो किससे बनती है, बहुत सारे जो डेड सेल्स होते हैं, ठीक है। ये जो ट्री, जैसे बड़े जो ट्री होते हैं उनमें हम देखते हैं बहुत बड़ी जो है बार्क जो है, यहाँ पर क्या बहुत से डेड सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं। तो ट्री क्या करता है, उन डेड सेल्स को रिमूव कर देता है ताकि न्यू सेल्स का जो है अंदर फॉर्मेशन हो सके। तो ये भी जो है एक्सक्रीशन में इंक्लूड होता है। दूसरा जो है कि वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो किसके फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ रेजिन और गम्स के फॉर्म में। हम देखते हैं प्लांट में, आपने देखा होगा कि जो कुछ गम स्टिकी सब्सटेंस जो है, कई प्लांट्स जो है वो सिक्रीट करते हैं, स्टिकी सब्सटेंस जो है उनकी बार्क में जो है ऊपर लगे हुए रहते हैं और रेजिन जो है वो लगे रहते हैं। वो भी क्या है, इनका एक्सक्रीटरी जो है प्रोडक्ट होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है प्लांट्स का। एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंसेस इनटू द सॉइल अराउंड। और कुछ जो प्लांट्स क्या करते हैं, थोड़ा बहुत जो वेस्ट सब्सटेंस जो है वो क्या करेंगे, उनके पास जो सॉइल होती है ग्राउंड में आसपास में, उस सॉइल के अंदर भी क्या करेंगे, जो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट है उसको एक्सक्रीट कर देंगे। तो आपकी बुक में एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के लिए इतना ही दिया हुआ है। बहुत ज़्यादा डिटेल में आप हायर क्लासेस में इसके बारे में पढ़ोगे। यहाँ पे आपके लाइफ प्रोसेस जो है सारे हमने कंप्लीट कर दिए हैं कि कैसे कैसे जो है सारे लाइफ प्रोसेस है, उनके फंक्शंस होते हैं, बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स हमने देख लिया है, ठीक है बेटा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द न्यू वीडियोज़।